बच्चों, मैं आप लोगों को लहासा की और पाठ का पुनर्अभ्यास करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 गद्यांश समझा दिए थे, 2 गद्यांश कराए थे। पहला गद्यांश का मैंने आप लोगों को कल प्रश्नोत्तर समझा दिए। आज है उसी पाठ का दूसरा गद्यांश। तिब्बत की ज़मीन बहुत छोटे छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा बौद्ध मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम करने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। वो जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया नम से बड़े भद्र पुरुष से वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। तो इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं, पहला प्रश्न है कि तिब्बत की जागीर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न है, तिब्बत की जागीर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, तिब्बत की सारी जमीन छोटी बड़ी जागीरों में बटी हुई है। इनमें से अधिकतर जागीरें बौद्ध मठों और बिहारों के अधीन हैं। हर एक जागीरदार अपनी जागीर में खेती कराता है। उसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है। जागीर के लोग उसे राजा के समान आदर देते हैं। फिर से बता रही हूँ, पहला प्रश्न है, तिब्बत की जागीर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, तिब्बत की जमीन छोटी बड़ी जागीरों में बटी हुई है। इनमें से अधिकतर जागीरें बौद्ध मठों और बिहारों के अधीन हैं। हर एक जागीरदार अपनी जागीर में खेती कराता है। इसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है। जागीर के लोग उसे राजा के समान आदर देते हैं। तो बेगार मजदूर से तात्पर्य है ऐसे मजदूर जिन्हें की मजदूरी नहीं देनी पड़ती। दूसरा प्रश्न है, तिब्बत में खेती का प्रबंध करने वाले भिक्षुओं की स्थिति कैसी होती है। इसका आंसर है, प्रश्न है, तिब्बत में खेती का प्रबंध करने वाले भिक्षुओं की स्थिति कैसी होती है। इसका उत्तर है, तिब्बत में खेती का प्रबंध करने वाले भिक्षुओं की स्थिति किसी राजा से कम नहीं होती। जागीर के लोग उसे अन्नदाता के रूप में सम्मान देते हैं।
फिर से बोल रही हूँ। प्रश्न है, तिब्बत में खेती का प्रबंध करने वाले भिक्षुओं की स्थिति कैसी होती है? इसका उत्तर है, तिब्बत में खेती का प्रबंध करने वाले भिक्षुओं की स्थिति राजा से कम नहीं होती। जागीर के लोग उसे अन्नदाता के रूप में सम्मान देते हैं। फिर है तीसरा प्रश्न है, शेखर बिहार की खेती के भिक्षु कौन थे? उनके स्वभाव और व्यवहार का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, शेखर बिहार की खेती के भिक्षु का नाम था नमसे। वे स्वभाव से विनम्र, सज्जन तथा स्नेही थे। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। यद्यपि उनसे मिलते समय लेखक भिखारी के वेश में था, फिर भी उन्होंने लेखक का पूरा सम्मान किया। फिर से बोल रही हूँ। प्रश्न है, शेखर बिहार की खेती के भिक्षु कौन थे? उनके स्वभाव और व्यवहार का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, शेखर बिहार की खेती के भिक्षु का नाम था नमसे। वे स्वभाव से विनम्र, सज्जन तथा स्नेही थे। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। यद्यपि उनसे मिलते समय लेखक भिखारी के वेश में था, फिर भी उन्होंने लेखक का पूरा सम्मान किया। फिर लास्ट प्रश्न है, लेखक को अपने वेश के बारे में चिंता क्यों थी? प्रश्न है चौथा, लेखक को अपने वेश के बारे में चिंता क्यों थी? इसका उत्तर है, लेखक भिखमंगे के वेश में था। इस वेश में किसी से सम्मान पाने की बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं होती। तिब्बत में वैसे भी भिखमंगों की कोई इज्जत नहीं होती। इससे भी बड़ी बात यह थी कि लेखक सामान्य मनुष्य से नहीं, राजा के समान पूज्य भिक्षु से मिलने जा रहा था। इसलिए उसके मन में अपने वेश की चिंता थी। फिर से बोल रही हूँ मैं इसका आंसर, लेखक को अपने वेश के बारे में चिंता क्यों थी? इसका उत्तर है, लेखक भिखमंगे के वेश में था। इस वेश में किसी से सम्मान पाने की बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं होती। तिब्बत में वैसे भी भिखमंगों की कोई इज्जत नहीं होती। इससे भी बड़ी बात यह थी कि लेखक सामान्य मनुष्य से नहीं, राजा के समान पूजनीय भिक्षु से मिलने जा रहा था। इसलिए उसके मन में अपने वेश की चिंता थी। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने आप लोगों को ये गद्यांश ल्हासा की ओर पाठ का मैंने आपको प्रश्नोत्तर जो हैं संक्षिप्त प्रश्नोत्तर समझा दिए। अब इसका मैं अभ्यास प्रश्न आपको 2 समझा रही हूँ। इसमें जो प्रश्न आप लोगों को करवाए हैं, मैंने 2 काव्यांश मैंने आप लोगों को समझा दिए, जिसमें मैंने कल आप लोगों को ये वाला समझा। अब हम सबसे विकट डांडा ठोडला पर थे। डांडे तिब्बत में
सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार की फीट की ऊंचाई पर होने के कारण इनके दोनों मीलों तक कोई गांव गिराम नहीं है। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों के कारण दूर दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब भी खूनी को सजा भी नहीं मिल सकती। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह भी नहीं करता। सरकार खुफिया पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल या बंदूक रखते हैं। डाकू यदि जान से ना मारें तो खुद को भी प्राणों का खतरा रहता है। तो इसके मैंने प्रश्नोत्तर कल आप लोगों को समझाए थे। वह प्रश्नोत्तर थे कि तिब्बत में डांडे किसे कहते हैं, ये खतरनाक क्यों हैं। फिर बताया था डांडे डाकुओं के लिए सुरक्षित क्यों हैं। निर्जन स्थानों पर हुए खून की सजा होना क्यों कठिन है। डकैत लूटने से पहले आदमी को मारते क्यों हैं। तिब्बत में लोग लाठी के बजाय पिस्तौल क्यों रखते हैं। डांडों में कानून व्यवस्था ढीली होने के क्या कारण है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने ल्हासा की और पाठ के 2 मैंने आप लोगों को गद्यांश समझाते हुए फिर से पुनः अभ्यास में गद्यांश समझाते हुए उसके प्रश्नोत्तर मैंने समझा दिए हैं, जो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।